हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस में। आज को हम डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हीरा पे ये सेकंड वीडियो है। हीरा यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको बताया था कि हीरा क्या होता है, हीरा क्यों किया जाता है, हीरा कौन करता है, एंड हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एंड हीरा के कितने स्टेप्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको बताया था कि हीरा के मेनली सिक्स स्टेप्स होते हैं, जिनमें से 2 स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द एक्टिविटी एंड सेकेंड स्टेप था हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एंड जो थर्ड स्टेप था वो था रिस्क असेसमेंट। तो थर्ड स्टेप जो रिस्क असेसमेंट है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली रिस्क की पहचान यानी कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, या आप बोल सकते हैं रिस्क इवेलुएट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसका मेन उद्देश्य किसी भी एक्टिविटी में जो पोटेंशियल हजार्ड हैं एंड उनके जो इम्पैक्ट हैं उनको समझना, ताकि उनके रिस्क लेवल को रिड्यूस करने के लिए, मतलब मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई कर सके, ठीक है। बेसिकली ये होता है रिस्क असेसमेंट का मतलब, ठीक है। रिस्क असेसमेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो डेली हर एक आदमी हर कदम पे रिस्क असेसमेंट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कोई भी आदमी अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो वहां पे भी वो रिस्क असेसमेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, सामने से कोई व्हीकल आ रही है, तो वो देखता है कि वो गाड़ी कितनी दूर है, वो जब तक आएगी तब तक मैं क्रॉस कर जाऊंगा कि नहीं कर जाऊंगा। वो रिस्क तो ले रहा है, उसको पता है कि जो गाड़ी है वो एक हजार्ड है, उसमें पोटेंशियल है कि इसको एक्सीडेंट कर देगी, इसको पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, लेकिन ये रिस्क का आकलन कर रहा है वो आदमी कि कितनी देर में गाड़ी आएगी तब तक मैं क्रॉस कर जाऊंगा कि नहीं कर जाऊंगा। दैट मीन्स वो रिस्क असेसमेंट कर रहा है वहां पे। ऐसे कोई बाइक चला रहा है, बाइक ओवरटेक कर रहा है किसी व्हीकल को, तो भी वो रिस्क असेसमेंट कर रहा है। कार चला रहा है तब भी वो रिस्क असेसमेंट कर रहा है। हर जगह पे हर आदमी हर फील्ड में रिस्क असेसमेंट कर रहा है जहां पे भी रिस्क है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लेवल पे देखा जाए, इंडस्ट्रीज लेवल पे जो रिस्क है उनको इवेल्युएट करने के लिए, मतलब उनका आकलन करने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए एक टूल है जो है रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। रिस्क मैट्रिक्स के हेल्प से हमें रिस्क का लेवल पता चल जाता है कि रिस्क का लेवल क्या है। फिर उस रिस्क के लेवल के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं ताकि उस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सके, मतलब रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो आज हम वही समझेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स क्या है। पहले हम ये देखते हैं रिस्क मैट्रिक्स क्या है। तो देखिएगा, रिस्क मैट्रिक्स में हमें क्या पता चलता है, रिस्क लेवल पता चलता है। रिस्क लेवल पता करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका इंपैक्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस है और एक आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रिस्क का जो फार्मूला होता है ना रिस्क पता करने का, रिस्क इज इक्वल टू होता है, रिस्क इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैं C इंटू पी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा इसका शॉर्ट फॉर्म, कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमें बताता है रिस्क का लेवल कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज और समझना होगा। देखिए इसमें क्या है कि रिस्क का जो रेटिंग होता है, इसमें रिस्क लेवल की रेटिंग में बात करें, रिस्क की जो रेटिंग होती है 1 से 25 तक के बीच में होती है, 1 से 25 के बीच में होती है रिस्क की रेटिंग। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड जो इसमें कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी की रेटिंग होती है वो कितना होती है, कॉन्सिक्वेंस की रेटिंग 1 से 5 के बीच में होती है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी भी रेटिंग 1 से 5 के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमें फाइनल जो रिस्क की रेटिंग निकल के आती है वो 1 से 25 के बीच में निकल के आती है। वो मैं अभी आपको आगे समझा रहा हूं कैसे होता है। जैसे अभी आपको ये पता चल गया कि कॉन्सिक्वेंस की रेटिंग 1 से 5, एक कॉन्सिक्वेंस आप समझ रहे हैं ना। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिस्क क्या होता है, उसी में मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। कॉन्सिक्वेंस, इंपैक्ट, प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक बार और थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें कोई खतरा, मतलब कोई खतरा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या उसका मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये एक्टिविटी करते टाइम हमारा कितनी बार कोई एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो रिस्क निकालने के लिए इसका कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आपका एक रिस्क की रेटिंग मिलती है। रिस्क की जो रेटिंग होती है
वो हमें मिलती है 1 से 25 के बीच में। अब यहीं पे एक चीज़ अब और देख लीजिए, अगर रिस्क का रेटिंग यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, यदि रिस्क की रेटिंग 1 से 3 के बीच में है, यानी कि रिस्क की रेटिंग यदि आपका कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फाइनल वैल्यू आपका 1 से 3 के बीच में यदि आ रही है, यानी कि 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो यानी कि वो लो रिस्क है, उसका रिस्क का लेवल क्या है, वो लो रिस्क है। ठीक है, ये रिस्क के लेवल को डिनोट कर रहा है और ये रिस्क की रेटिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और एक कलर कोडिंग इसमें है कि अगर लो रिस्क है तो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर से डिनोट किए हुए हैं। अभी आपको रिस्क मैट्रिक्स समझाऊंगा मैं, पहले आप थोड़ा सा ये चीज़ें देख लीजिए, बेसिक चीज़ें कि इनकी रेटिंग में क्या क्या, कितने से कितने रेटिंग में लो रिस्क होता है, कितने में हाई रिस्क होता है, कितने में मीडियम रिस्क होता है, कितने में एक्सट्रीम रिस्क होता है। ठीक है, तो क्या है, यदि रिस्क की रेटिंग कितनी आ रही है, 1 से 3 के बीच में यदि आ रही है तो वो लो रिस्क कहलाएगा। यदि 4 से 6 के बीच में यदि रेटिंग आ रही है तो वो मीडियम रिस्क कहलाएगा। यदि 8 से 12 के बीच में यदि आ रही है रिस्क की रेटिंग तो वो हाई रिस्क कहलाएगा। और यदि 15 से 25 के रिस्क के बीच में यदि रेटिंग आ रही है, या 15 या 25 है या इसके बीच में है, तो वो एक्सट्रीम रिस्क कहलाएगा। अब इनमें क्या करना है वो भी यहीं पे बता दे रहा हूं। यदि किसी एक्टिविटी का यदि हम उसका रिस्क मैट्रिक्स के भी आप पे रिस्क लेवल निकालने हैं और रिस्क लेवल निकल के आ रहा है 15 से 25 के बीच में उसकी रेटिंग आ रही है, यानी कि एक्सट्रीम रिस्क निकल के आ रही है, तो वहां पे उस कंडीशन में हमें वर्क नहीं करना है, कोई भी वर्क प्रोसीड नहीं करना है। पहले उसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं और उस रिस्क को रिड्यूस करना है एटलीस्ट मीडियम रिस्क तक उसको रिड्यूस करना है। उसके बाद ही उस वर्क को प्रोसीड करना है, वो भी उसमें कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल्स मेजर हैं उनको अप्लाई होते हुए। ठीक है, एंड यदि 8 से 12 के बीच में रेटिंग आ रही है, ठीक है, तो वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आएगा, यानी कि रिस्क लेवल क्या है, हाई है। तो इस रिस्क लेवल के बिहाफ पे क्या करना है आपको, इस रिस्क को में क्या करना है आपको, या तो उस एक्टिविटी को, यदि हाई रिस्क आ रहा है रिस्क लेवल, तो या उस एक्टिविटी को आपको अवॉइड करनी है, या उस एक्टिविटी को आप रिप्लेस कीजिए, या उसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कीजिए एटलीस्ट और उसके रिस्क को रिड्यूस करिए एटलीस्ट मीडियम रिस्क तक। ठीक है, तो ये सेकेंड आपका था। एंड थर्ड आपका है क्या, मीडियम रिस्क। यदि 4 से 6 के बीच में रेटिंग आ रही है, ये रेटिंग कैसे आ रही है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आप देख लीजिए कि अभी रिस्क लेवल में क्या, कौन से रिस्क लेवल में क्या हमें करना है। ठीक है, तो 4 से 6 के बीच में यदि रेटिंग आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, मीडियम रिस्क कहलाएगा। मतलब मीडियम रिस्क लेवल की कैटेगरी में आ रहा है, तो मीडियम रिस्क लेवल की कैटेगरी में आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो भी कंट्रोल्स हैं, जो भी ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए। ठीक है, एंड अगर 1 से 3 के बीच में आ रहा है तो यानी कि वो लो रिस्क है, वहां पे आप सिंपल पीपीज के जो भी नॉर्मल सुटेबल पीपीज हैं उनका यूज करके आप वहां पे वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिस्क लेवल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये रिस्क मैट्रिक्स है इसमें कैसे हम रिस्क को वो करते हैं, कैसे पता करते हैं कि रिस्क लेवल क्या है। तो ठीक है, देखिएगा यहां पे देखिए, ये आपका है इम्पैक्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस, जो कि इधर से 1 2 3 4 5 की मतलब 5 रेटिंग तक होता है। मैं आपको बताया हूं कि रिस्क कॉन्सिक्वेंस की रेटिंग 1 से 5 के बीच में होता है, और प्रोबेबिलिटी का भी 1 2 3 4 5 तक होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, और रिस्क इज इक्वल टू क्या मैं आपको बताया हूं, रिस्क इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये एक चीज और समझिए कि ये जो कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट है, इसकी रेटिंग को कैसे हम वो कंसीडर करते हैं कि हमें 1 रेटिंग देना है, कि 2 रेटिंग देना है, कि 3 रेटिंग देना है, या 4 रेटिंग देना है, या 5 रेटिंग देना है। इसकी रेटिंग को कैसे कंफर्म करते हैं कि कितना रेटिंग देना है, तो उसके लिए मैं आपको एक और चार्ट यहाँ पे बनाया हूँ, कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट रेटिंग चार्ट, इसका नाम मैं दे रहा हूं इसका आपको समझने के लिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं कि इसका रेटिंग हमें कितना देना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती हैं वो चीज पहले आप समझ लिए, उसके बाद इसको समझने में आपको और आसानी होगी। तो पहले आप ये समझिए कि इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस है वो किसके मतलब कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है उसकी रेटिंग। ठीक है, तो उसकी रेटिंग किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, पीपल पे, यानी कि जो आदमी है, जो मतलब ह्यूमन है, जो काम कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है, फायर पे डिपेंड करता है,
प्रॉपर्टी डैमेज पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी डैमेज कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, रेपुटेशन पे डिपेंड करता है, एंड और आपको एक दूं तो फाइनेंशियल यहाँ पे ले सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस ले सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसकी रेटिंग कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए पहले नंबर हम पीपल को ले रहे हैं, ठीक है, कि पीपल के केस में हम क्या रेटिंग देंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहा है वो पर्सन, कोई भी पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है किसी इंडस्ट्रीज में, तो यदि उसमें उसको फर्स्ट एड का मतलब उसको जैसे मान लीजिए एक आदमी क्या कर रहा है कि थोड़ी हाइट पे वर्क कर रहा है, मान लीजिए 2 मीटर की हाइट पे वर्क कर रहा है, और गिरने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, या मान लीजिए इससे और अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई फीटर है, वो स्पैनर से किसी बोल्ट को वो कर रहा है, खोल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो ग्लव्स मतलब कोई ग्लव्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा है, हो सकता है कि उसका जो स्पैनर से बोल्ट को खोलते टाइम उसके हाथ में थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, उसके हाथ मतलब जो चमड़ी है छिल सकती है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एड का केस हो सकता है उस पर। तो उस केस में हम क्या देंगे, एक रेटिंग देंगे, किसके लिए, कॉन्सिक्वेंस के लिए, जो कॉन्सिक्वेंस में रेटिंग जो दे रहे हैं वो किस में देंगे, अगर उसको फर्स्ट एड का मतलब केस आ रहा है तो उस केस में हम एक रेटिंग देंगे। यदि उस पर्सन को इतना चोट लग रहा है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे मान लीजिए वही आदमी किसी कोरोसिव मटेरियल को खोल रहा है और वो ग्लव्स वगैरह या गॉगल्स वगैरह कुछ नहीं यूज किया हुआ है, मतलब कोई भी चीज यूज नहीं कर रहा है, किसी लाइन को ओपन कर रहा हो, लाइन में थोड़ा बहुत होल्ड अप था, उसके हाथ में पता चला गिर गया, कोई HCl गिर गया, सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया और उसका हाथ जल गया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो उस केस में हम क्या देंगे, 2 रेटिंग देंगे। ठीक है, ऐसे तीसरा है आपका वर्क रिस्ट्रिक्टेड, कोई मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसको अच्छा खासा चोट लग गया, वो काम नहीं कर पा रहा 2-4 दिन के लिए, तो उसके लिए आपको 3 रेटिंग देना है। अगर वो सीरियस इंजरी हो जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, या मान लीजिए कोई बहुत से मतलब मान लीजिए कोई आदमी काफी ज्यादा हाइट पे वर्क कर रहा था, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था, वो गिरा, बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई, या मान लीजिए कोई केमिकल उसके ऊपर गिर गया, बहुत ज्यादा जल गया, मतलब कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ, कुछ भी एक्सीडेंट ऐसा हो जाए जिससे वो सीरियस इंजरी उसको हो सकती है, तो 4 रेटिंग देंगे। और यदि फर्टिलिटी हो जाए, मतलब डायरेक्ट डेथ हो जा रही है, तो उस केस में हम 5 रेटिंग देंगे। ठीक है, तो ये पीपल के केस में था। अगर पीपल के केस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये रेटिंग देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कोई वर्क कर रहा था, लेकिन उसमें पीपल को एक्सीडेंट होने में, मतलब पीपल का क्या केस आ रहा है कि उसको फर्स्ट एड की, मतलब ऐसा ही कोई एक्सीडेंट हो रहा है जिससे फर्स्ट एड से उस पीपल का काम तो हो जा रहा है, मतलब उस आदमी का ऐसा कोई एक्सीडेंट हो रहा है कि उस पर फर्स्ट एड से उसका काम चल जा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन वहां पे अगर फायर हो गया, मतलब फायर नहीं, मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा केस हो गया, सपोज दैट वहां पे प्रॉपर्टी डैमेज ज्यादा हो गई, मैं ये पकड़ के चलता हूं, प्रॉपर्टी डैमेज का केस ले लेता हूं, यहां से जैसे आदमी का रिस्क तो फर्स्ट एड का हुआ, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी डैमेज ज्यादा हो गया, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट एड को देंगे, एक रेटिंग देंगे। उस केस में आपकी प्रॉपर्टी डैमेज मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो उस केस में आप 3 रेटिंग देना पड़ेगा आपको। या आपको ऐसा लग रहा है कि आदमी को थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन उस वहां पे कुछ फायर हो गया, एक्सप्लोजन होने का चांस है, तो उस केस में आपको 2 रेटिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको और अच्छे समझाता हूं। पहले आप पीपल का समझ गए, पीपल किस किस केस में क्या देंगे। ऐसे सेकंड नंबर पे फायर है, फायर के केस में अगर माइनर फायर हो रहा है, कहीं पे होने का चांसेज है, तो 1 रेटिंग देंगे। अगर माइनर फायर या एक्सप्लोजन होने का चांसेज है, यानी कि ऐसा फायर हो रहा है ताकि आपके ऑन साइड की जो फायर ब्रिगेड है उससे कंट्रोलेबल है वो फायर, तो 2 रेटिंग देंगे आप। यदि आपका ऐसा फायर हुआ होने का चांसेज है कि आपका ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, प्लांट में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं ना ऊपर, जो कि एक टेम्परेचर पे सेट रहता है, उन पे बल्ब होता है, वो उतने टेम्परेचर जाने के बाद वो बल्ब टूट जाते हैं और स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा पानी गिरने लगता है। ठीक है, तो अगर आपका स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या देंगे, रेटिंग 3 देंगे। यदि आपको मतलब ऐसा फायर हो जा रहा है कि आपके लोकल जो फायर सर्विस है, मतलब कि रिस्पांस रिक्वायर्ड फ्रॉम लोकल फायर सर्विस, जो लोकल के फायर सर्विस वाले हैं, उनको अगर उनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको उस आग को बुझाने के लिए, तो उस केस में आपको 4 देना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा फायर लग जा रहा है कि रिस्पांस रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका प्लांट था, आपके प्लांट के
में फायर हुआ, आपके प्लांट का फायर ब्रिगेड का से आग नहीं बुझ रही है, 2-4 प्लांट के और आए तब भी बुझ नहीं रही है, आपको पूरा आपने बहुत सारे मतलब अपनी आउटसाइड ऑफ एजेंसी से, आपकी एजेंसी जो होगी, जैसे मान लीजिए आपका जीआईडीसी प्लांट है, जीआईडीसी से नहीं कंट्रोल हो रहा और ज़्यादा मतलब जैसे मान लीजिए आपका सेज 1 में प्लांट है, सेज 1 से नहीं कंट्रोल हो रहा है, कहीं और से आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ रही है और आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सीआईएसएफ वाले आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रही है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा फायर हो रहा है वहाँ पे, तो उस केस में आपको 5 रेटिंग देना है। ऐसे प्रॉपर्टी डैमेज के लिए देखते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए अगर स्लाइट डैमेज हो रहा है तो 1 रेटिंग देंगे, माइनर डैमेज हो रहा है तो 2 रेटिंग देंगे, सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है तो 3 रेटिंग देंगे, अगर मेजर डैमेज हो रहा है तो 4 देंगे, अगर मैसिव प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो 5 रेटिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके केस में अगर स्लाइट इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत नॉर्मल केमिकल या थोड़ा बहुत पानी मतलब आपका ये जो ईटीपी से पानी निकल रहा है वो आप आउटसाइड छोड़ रहे हैं, मतलब ट्रीट होके जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आप 1 रेटिंग दे सकते हैं। थोड़ा ज्यादा माइनर इफेक्ट कर रहा है तो 2 रेटिंग देंगे। लोकलाइज को इफेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका प्लांट जो है कोई हाईली एसिडिक प्लांट है और वहां के स्क्रबर से टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, लोकलाइज को इफेक्ट कर सकता है वो, तो आपको 3 रेटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेजर इफेक्ट कर रहा है तो 4 रेटिंग, मैसिव इफेक्ट कर रहा है तो 5 रेटिंग। मैसिव इफेक्ट का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो आपका जो भोपाल ट्रेजेडी हुआ था वो आपका मैसिव इफेक्ट है, वो इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला था, आपका प्रॉपर्टी डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ था और फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज हो, अगर एक से ज्यादा भी चीजें हो रही है तो भी आपकी रेटिंग 5 ही होगी, अगर एक भी अगर ऐसे मतलब 5 के कैटेगरी में आ रही है तो भी 5 रेटिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आपका चेरनोबिल वाला जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वो भी आपका एक मैसिव इफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट पे, एंड प्रॉपर्टी डैमेज भी बहुत किया, बहुत लोगों की फर्टिलिटी भी हुई, तो ये सब चीजें हैं जिनमें आपको 5 रेटिंग देना है। ऐसे मान लीजिए अब आपका 4th है, क्या है 5th है आपका रेपुटेशन, मतलब कंपनी का रेपुटेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपका आपकी कंपनी से किसी भी पब्लिक का कोई कंसर्न नहीं है तो 1 रेटिंग, कोई कंसर्न नहीं है दूसरे केस में भी 2 रेटिंग देंगे। तीसरा, सम लोकलाइज को कंसर्न है, कुछ मतलब आपके प्लांट से कुछ ऐसी गैसेस निकल रही हैं जिनको कुछ लोकल आपको इशू कर रहे हैं, या कोई आपका प्लांट के बारे में कुछ चीजें छाप रहा है, मतलब आपके प्लांट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आपका जो रेपुटेशन है वो थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है, तो उस केस में आपका 3 रेटिंग देना पड़ेगा। अगर रीजनल पब्लिक आपका प्रोटेस्ट करने पे उतर आई आपके प्लांट को लेकर, आपका रेपुटेशन कंपनी का डाउन हो रहा है, तो उस केस में आपका 4 रेटिंग देना पड़ेगा। अगर नेशनल एंड इंटरनेशनल या और इंटरनेशनल लेवल पे यदि पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, तो आपका रेपुटेशन नेशनल लेवल पे भी खराब होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उसके केस में आपका 5 रेटिंग देना है, ठीक है। अब ये सब जो रेटिंग का मतलब था, कॉन्सिक्वेंस में रेटिंग कैसे देंगे, अब इनमें से देखिए जरूरी नहीं है कि किसी ये जो रेटिंग है किसी एक चीज पे डिपेंड करेगी या पीपल पे। और चौथा आपका फाइनेंशियल भी है, फाइनेंशियल और कंपनी, मतलब मैं एक चीज आपको पहले भी बताया था, ये जो हीरा होता है ना, हीरा के जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें प्लांट टू प्लांट वेरी करती हैं, यूनिवर्सल नहीं होती है, सभी प्लांट अपनी अपनी डिजाइन करती है, सभी प्लांट में अलग अलग एक्टिविटी हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल नहीं होती, लेकिन इनका जो फॉर्मेट होता है लगभग सेम ही होता है, ठीक है। जो चीजें होती हैं अंदर वो लगभग सेम होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका मैं क्या बताया, कॉन्सिक्वेंस है जो इसकी जो रेटिंग 5 तक देंगे, किस बेस पे देंगे, तो जरूरी नहीं है केवल पीपल के बेस पे देंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पीपल को केवल फर्स्ट एड की जरूरत पड़ रही है लेकिन फायर ज्यादा हो जा रहा है, तो भी आप 5 देंगे। या हो सकता है पीपल को फर्स्ट एड की ही जरूरत पड़ रही है लेकिन हो सकता है इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, हो सकता है आपका प्लांट टॉक्सिक, मतलब कोई आपका केमिकल प्लांट है, वहां पे काम करने वाले को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं कि टॉक्सिक गैसेस छोड़ रहे हैं स्क्रबर के थ्रू, तो हो सकता है प्लांट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे आपको 5 रेटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं कॉन्सिक्वेंस की रेटिंग पे, ठीक है। तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्सिक्वेंस की जो रेटिंग है वो कैसे दी जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम रिस्क मैट्रिक्स पे। अब रिस्क मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंस में मैं आपको बताया हूँ रिस्क का लेवल रेटिंग निकालने के लिए कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक रेटिंग है कॉन्सिक्वेंस की, 1 2 3 4 5 से ऐसे स्टार्ट हुई है, तो 1 से पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ये है,
तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा 1 का, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करेंगे तो 10 आएगा, 4 में करेंगे तो 8 आएगा, 3 में करेंगे 6 आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ये रेटिंग लिखी गई हुई है, जिनमें 1 से 25 तक की आपकी रेटिंग आई है। ये कौन सी रेटिंग है? ये रिस्क रेटिंग कहलाती है, 1 से 25 के बीच में, ठीक है, तक की। अब इनमें लेवल पता चलता है आपको, वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि अगर 1 से 3 है तो लो रिस्क, जो कलर कोडिंग से भी मैं आपको बता दिया हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 से 3 है, 4 से 6 है, लेकिन 7 गायब है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 तो आएगा ही नहीं, इसलिए 8 से 12 है वो चीज़, ठीक है। और 12 के बाद 13 14 नहीं है, 15 से 25 है, तो वो रेटिंग ही नहीं उसमें आ रही है मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो वही नंबर लिखा है जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए किसी एक्टिविटी को लेते हैं कि कोई बंदा हाइट पे वर्क कर रहा है, कोई बंदा क्या कर रहा है, हाइट पे वर्क कर रहा है, और वो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 6-7 मीटर पे वर्क कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना हुआ है, तो 6-7 मीटर पे वर्क कर रहा है। अब वर्क कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहन रहा है, तो वहां पे आप उसका रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि आप वो 10 मीटर पे वर्क कर रहा है, वहां से गिरने के बाद उसको सीरियस इंजरी हो सकती है। तो सीरियस इंजरी के केस में क्या देना है? 4 रेटिंग देना है। तो आप 4 रेटिंग दे दिए, 4 रेटिंग दे दिए, कॉन्सिक्वेंस के लिए 4 दिए। अब प्रोबेबिलिटी क्या है उसको गिरने की, आपको क्या पता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं? प्रोबेबिलिटी का बेस ये होता है कि आपके प्लांट में उतने हाइट से काम करते हुए, या उस ढंग से, मतलब वहां पे प्लेटफॉर्म तो है नहीं, कैसे कौन से इक्विपमेंट पे वर्क कर रहा है, वो डिपेंड करता है वो सब सारी चीजें। तो आपके प्लांट में ऐसा कोई कांड हुआ है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, उतने हाइट से कोई गिरा है कि नहीं गिरा है, गिरा है तो कितनी बार गिरा है, या पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कई सारी यूनिट हैं, दूसरे यूनिट में किसी में हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है कि कितनी बार वो होने के चांसेज है। प्रोबेबिलिटी का भी आप लगा सकते हैं कि चांसेस कैसे, अगर 20% चांसेस है तो 1 रेटिंग दे दीजिए, 40% चांसेस है उसको गिरने की तो 2 रेटिंग दीजिए, 60% गिरने के किस चांसेस है तो 3 दीजिए, 80% गिरने के चांसेस है 4 दीजिए, और अगर 100% गिरने के चांसेस हैं ही उसको, मतलब कोई एक्टिविटी, मतलब कोई एक्सीडेंट 100% होने के चांसेस हैं तो 5 रेटिंग आप दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रिस्क मैट्रिक्स में जो रेटिंग देने का जो काम होता है ना, ये सबसे ट्रिपिकल काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि रिस्क रेटिंग हम कैसे दे रहे हैं, किस किस बिहाफ पे दे रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये रेटिंग दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि वो 6-7 मीटर पे हाइट पे वर्क कर रहा था, और आपको पता है कि कई ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी में आप ले लीजिए कि मान के चलिए आप ले लिए कि प्रोबेबिलिटी में 3 ले लिए आप, तो 3 ले लिए अगर प्रोबेबिलिटी में, तो 4 इंटू 3 प्रोबेबिलिटी 3 लिए हैं, 4 के कितना हुआ 12, नंबर्स कितना आया आपका निकल के 12 निकल के आया। तो इसमें क्या है आपका 12 निकल के आया, तो 12 क्या निकल के आया, रिस्क रेटिंग निकल के आया हुआ है। रिस्क रेटिंग अगर 12 है तो ये किस रिस्क, इसका रिस्क लेवल क्या होगा, 8 से 12 के बीच में कौन से रिस्क है, ये हाई रिस्क में कंसीडर होगा, तो ये हाई रिस्क हुआ आपका। तो हाई रिस्क में क्या करना है, उसमें या तो उस काम को क्या करना है, सस्पेंड करना है, यानी कि या तो उसमें कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करके एटलीस्ट उसको मीडियम रिस्क तक लाना है। तो उसको कैसे लाएंगे, उसको सेफ्टी बेल्ट पहनाएंगे, अगर पॉसिबल है तो वहां पे प्लेटफॉर्म का अरेंजमेंट कराएंगे, प्लेटफॉर्म पे वो वर्क करे, तब उस वर्क को आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब होता है रिस्क मैट्रिक्स का। इस बिहाफ पे आप रिस्क मैट्रिक्स से पता करते हैं कि रिस्क लेवल क्या है और उस रिस्क लेवल में कितना रिस्क आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान दे दीजिएगा, रिस्क अगर हाई आ रहा है ना, तो रिस्क जैसे जब हीरा बनाते हैं तो रिस्क लेवल, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें आप क्या किए हैं कि उस एक्टिविटी में कॉन्सिक्वेंस भी ज़्यादा है, किसी मतलब ह्यूमन को फर्टिलिटी होने का चांसेस है, आपने रिस्क 5 दे दिया, और कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें होने के 100% चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी भी 5 था, तो आपका रिस्क रेटिंग 25 निकल के आया। रिस्क रेटिंग 25 निकल के आया यानी कि एक्सट्रीम रिस्क है। तो इस कंडीशन में आपको वर्क कराना ही नहीं है। अब वर्क कराना ही नहीं तो उस रिस्क को रिड्यूस करना है। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कंट्रोल मेजर्स जब आप अप्लाई करते हैं ना,
तब आपका रिस्क लेवल क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने के लिए आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल को समझना होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।